नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हम हाजिर हुए हैं एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने को लेकर के। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का एक बेहद सामरिक रूप से और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है, जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से आजकल उसे यूटी कहा जाता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी अब है। वहां पर आंदोलन छिड़ा हुआ था। यूं तो आंदोलन देखा जाए तो पिछले 5 वर्षों से चल रहा था, लेकिन अब ये फिलहाल ये आंदोलन जो है वो जेन जी जनरेशन के हाथों में जा चुका है। अब ये जेन जी जनरेशन जो है ना, जैसे ही ये शब्द चर्चा में आ रहा है, आजकल दुनिया भर में कोई भी मजबूत से मजबूत सरकार हो वो हिल जा रही है। हमने कई जगह इस तरह की चीजों को देखा है, कई देशों में भी आऊंगा, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि लद्दाख में यह आंदोलन शुरू क्यों हुआ है और इस आंदोलन ने अब हिंसक रूप ले लिया है और पुलिस के साथ सीधा टकराव हो गया है। कई जगह आगजनी की हिंसात्मक गतिविधि भी देखी गई है। और इन आंदोलन का अगर देखा जाए तो सीधा संबंध और नेतृत्वकर्ता जो है सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक एक बहुत ही प्रसिद्ध चेहरा है, वैज्ञानिक है, पर्यावरणविद है। यदि आपने फिल्म 3 इडियट देखा है और उसमें आमिर खान का कैरेक्टर यदि आपने देखा होगा तो निश्चित तौर पर वो कैरेक्टर इन्हीं का था, इन्हीं से प्रभावित रहा है। कुल मिलाकर के अभी हम ये चर्चा करने वाले हैं कि ये जेन जी क्रांति जो लद्दाख से शुरू हुई है, क्या भारत के विभिन्न राज्यों तक पहुंच सकती है? क्योंकि देश के अगर भारत की स्थिति में देखेंगे तो इर्द गिर्द कई देशों में इस तरह का स्थिति देखने को मिला है। चाहे वो बांग्लादेश देखेंगे, चाहे वो नेपाल देखेंगे, इससे पहले श्रीलंका की स्थिति देखेंगे, तो कई देशों में जेन जी क्रांति हो चुका है। तो क्या भारत भी उसके चपेट में आ रहा है? और लद्दाख में जो ये हिंसा फैली हुई है, क्या देश के अन्य राज्यों तक ये आगे बढ़ सकती है? इन तमाम चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए ऑफर है, नवरात्रि स्पेशल ऑफर, जो 25 से 28 सितंबर तक दिया जा रहा है आपको। आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स पर मोर देन 60% ऑफ ये तमाम कोर्सेज हैं। इसके अलावा इस पर ईएमआई की भी सुविधा आपको दी जा रही है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskrithias.com। इस वेबसाइट पर भी विजिट करके इस विषय में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। देखिए, अभी के जितने भी न्यूज़पेपर्स आप देखेंगे, हर जगह यही चर्चा का विषय आपको मिलने वाला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण साथियों, हमें यह समझना है कि आखिर लद्दाख का डिमांड क्या है। लद्दाख में यह क्रांति जो जेन जी के हाथों में गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से अब फैल रहा है और हजारों के तादाद में लोग लेह में इकट्ठा हो रहे हैं। तो डिमांड क्या है इस आंदोलन का? क्योंकि लद्दाख एक ऐसा जगह माना जाता है जो ट्राइबल्स ग्रुप का जगह है, जहां पर देखा जाता है कि शांति के साथ लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले ज्यादातर लोग हैं। फिर आखिर ऐसा क्या हो रहा है? सबसे पहले तस्वीरों में देखिए, ये आधे घंटे का लेक्चर मेरा आप पूरे देख लीजिए, लद्दाख का तमाम इशू आप समझ जाएंगे। बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तस्वीरों में किस तरह लद्दाख की कंडीशन बना हुआ है। जैसा मैंने कहा था, पिछले 5 साल से यह आंदोलन चल रहा है। यह आज का आंदोलन नहीं है। लोकसभा चुनाव, अभी जो 18वीं लोकसभा चुनाव लास्ट ईयर संपन्न हुआ, उससे ठीक पहले भी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कई महीने से यह आंदोलन चल रहा था और सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर उस समय भी लेह में बैठे हुए थे और सर्दी में पूरा। और यही आंदोलन अब यहां पर बढ़ता जा रहा है। देखेंगे, हर एक युवा, ऐसा कहा जाता है कि लद्दाख में, लेह में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां का व्यक्ति, जिस परिवार का व्यक्ति सड़कों पर अब ना उतर गया हो। तो पूरी तरह से देखेंगे ये आंदोलन एक अलग लेवल पर जा चुका है और सोनम वांगचुक इसका नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जेन जी आंदोलन का इसीलिए मैंने चर्चा किया क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि नेपाल में किस तरह से जेन जी जनरेशन ने सोशल मीडिया पर बैन लगने की वजह से और अन्य जो कारण रहे, भ्रष्टाचार और अन्य तमाम राजनीतिक जो गतिविधियां रही, उससे परेशान होते हुए यह आंदोलन हुआ। और फिर स्थिति यह हुआ कि जेन जी ने कहना शुरू किया, वेकअप नेपाल, सेव द फ्यूचर ऑफ नेपाल। ठीक है, और इसके माध्यम से आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सत्ता छोड़ करके भागना पड़ा। पूरी तरह से स्थिति बदल गया। इसके अलावा बांग्लादेश में भी हम जानते हैं कि स्थिति खराब हुआ था और उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना पर तरह तरह के आरोप लगे, सत्ता उखड़ गया और इन्हें भी देश छोड़ करके भागना पड़ा। यह भी जेन जी आंदोलन प्रभावित था। इसके अलावा उससे पहले श्रीलंका की स्थिति हमने देखा और श्रीलंका में भी हमने यही देखा कि लोग जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घरों तक एंट्री कर चुके थे, वहां भी सेल्फियां लेकर के बाहर भेज रहे थे। कुल मिलाकर के अगर भारत के नक्शे पर देखने की कोशिश करें और भारत के इर्द गिर्द समझने की कोशिश करें तो वह नेपाल में भी आंदोलन हो चुका है, बांग्लादेश में आंदोलन हो चुका है, श्रीलंका में आंदोलन है। इसके अलावा अगर यहां पर समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तान में तो हमेशा सिविल वॉर की स्थिति बना ही रहता है। तो भारत के इर्द गिर्द देखेंगे तो ये कंडीशन खराब होता जा रहा है। इन सब चीजों के प्रति जो है ना, वो जेन जी जनरेशन का हाथ माना जाता है। जेन जी जनरेशन उस जनरेशन को कहा जाता है जिनका जन्म 1998 के आसपास और उसके बाद हुआ हो।
यानी कि इस जनरेशन को तकरीबन बीता हुआ कह सकते हैं कि 25 से 27-28 साल हुआ है। और ये जनरेशन जो है ना, ये बहुत परंपरागत चीज़ों को नहीं देखती है कि इस पार्टी का विचारधारा क्या है, ये पार्टी कितनी पुरानी है, ये सब बातों में बिलीव ना करते हुए ये अपना वर्तमान देखती है कि ये पार्टी जो राजनीति कर रही है और सत्ता में है, ये हमारी जरूरतों को कितना पूरा करते हुए नजर आती है। अब ये मामला जो पहले से भी कहा जा रहा था कि क्या ये सूच भारत में हो सकता है, उसकी शुरुआत देखेंगे भारत का सिरमौर कहा जाने वाला लद्दाख, वहां से शुरू हुआ है। इस मैप पर ध्यान दीजिए, ये एरिया जो एक समय जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, आजकल जो है ये लद्दाख का हिस्सा पूरी तरह से यहां देखने को आपको मिलेगा। चलिए विस्तार से इसको थोड़ा और समझते हैं। जम्मू कश्मीर के पुराने मैप पर चलते हैं। देखिए यह हिस्सा जो हम सब जानते हैं कि यह हिस्सा जो है यह पीओके का है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि आप जानते हैं महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ जो विलय प्रस्ताव पर सिग्नेचर किया था, उसके बाद ही कबीलाई के साथ जो पाकिस्तानी आर्मी थी मूव कर गई, और जब तक इंडियन आर्मी यहां तक पहुंचती तब तक ये इलाका जो है और ये गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका ये पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। फिर 1948 में ये इशू जो है वो यूएन में चला गया और फिर यहां पर हो गया एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया। तब से स्थिति ऐसा बना हुआ है, लेकिन भारत सरकार लगातार कोशिश करती रहती है कि इस हिस्सा को हम ले लें। अब ये हिस्सा जो आप जानते हैं, यह हिस्सा जो है सक्षम घाटी, ये 1963 में पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में दे दिया था। और इसके अलावा यह हिस्सा जो आप जानते हैं अक्साई चीन, ये 1962 के युद्ध में चाइना के पास चला गया। कुल मिलाकर के भारत के पास जो कश्मीर का हिस्सा रहा वो यहां पर देखेंगे कश्मीर घाटी, जम्मू संभाग और लद्दाख। तो ये हिस्सा रहा जिस पर भारत सरकार जो है वो चल रही थी। अब देखिए लद्दाख का पहले से भी डिमांड था कि हम ट्राइबल्स ग्रुप हैं, अलग अलग स्थिति जम्मू कश्मीर का था। यहां पर ट्राइबल्स ग्रुप और बौद्ध धर्म के हिसाब से देखें, धार्मिक दृष्टिकोण से बौद्ध धर्म के मानने वाले ज्यादातर लोग यहाँ कश्मीर घाटी में अगर देखेंगे तो यहां पर ज्यादातर जो थे धार्मिक आधार पर इस्लाम को मानने वाले लोग, और जम्मू संभाग में ज्यादातर धार्मिक आधार पर हिंदू धर्म से संबंधित लोग। तो कुल मिलाकर के स्थिति यहां पर अलग तरह का था। क्षेत्रफल इस एरिया का लद्दाख का ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या दृष्टिकोण से यहां पर आबादी कम था। तो कुल मिलाकर के ये सभी एक ही साथ हुआ करता था। कब तक? 5 अगस्त 2019 से पहले की यही स्थिति रहा, ठीक है। लेकिन लद्दाख हमेशा से डिमांड करता रहा कि हमें जम्मू कश्मीर के साथ नहीं रहना है, क्योंकि बजट का ज्यादातर हिस्सा कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग पर खर्च होता है। ट्राइबल्स ग्रुप के लिए अलग तरह के प्रावधान होने चाहिए, जैसा कि नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं वहां पर। अब इसी बात को देखते हुए आप जानते हैं कि 2019 में भारत सरकार ने कुछ प्रावधान किया और 2019 में कुछ चीजें की गई, जिसके तहत चर्चा यह था कि 370 जो आर्टिकल 370 है और आर्टिकल 35A है, जो ये दोनों कुछ विशेष तरह का प्रावधान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के निवासियों को देता था। तो भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा कि हम एक एक्ट लाएंगे, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, और इस एक्ट के माध्यम से कुछ परिवर्तन किया गया इस स्टेट के कंडीशन को लेकर के, जिसके तहत कहा गया कि ये जो कंडीशन आप यहां पर देख रहे हैं 370 और 35A, इसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। और जैसे ये निरस्त होता है तो विशेष अधिकार यहां के लोगों को था, जैसे कि आप भारत के नागरिक हैं, बिहार या उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है, आप निवासी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग भारत के नागरिक तो थे ही, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के नागरिक भी हुआ करते थे। यह स्थिति था 5 अगस्त 2019 से पहले। लेकिन यह ऐतिहासिक तारीख भारत के पार्लियामेंट ने यह स्थिति खत्म किया और उसके बाद जो विशेष प्रावधान यहां के लोगों को दिया गया था वो खत्म हो गया, यहां का संविधान खत्म हो गया, यहां में जो 6 साल की स्थिति था विधानसभा का वो सब कुछ यहां पर खत्म हो गया। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी सरकार ने कर दिया। मामला 370 और 35A के खत्म होने तक नहीं रहा और कंडीशन ये भारत सरकार ने किया। क्या कंडीशन किया भारत सरकार ने? कहा कि हम जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट भी देंगे और लद्दाख के लोगों का जो बहुत दिनों से एक डिमांड आ रहा था कि उसको एक अलग स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए, वो यहां पर फाइनल हो गया। और 5 अगस्त 2019 को देश के पार्लियामेंट ने 2 स्टेट बना दिया। एक जो जम्मू कश्मीर रहा इसको भी यूटी किया, जो पूर्ण राज्य हुआ करता था पूर्ण राज्य से हटा करके यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी कह दिया गया। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि यह हिस्सा जो गिलगित बाल्टिस्तान का है, जो पाकिस्तान के अंदर अभी पड़ता है, और यह पोके वाला हिस्सा यह कश्मीर का हिस्सा था। लेकिन यहां पर यह कंडीशन करते हुए जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग यह हिस्सा जो गिलगित बाल्टिस्तान का रहा, यह लेके लद्दाख के साथ दे दिया गया। यानी कि जम्मू
कश्मीर का जो इशू है, अब कश्मीर घाटी का इशू, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इसको भी छोटा कर दिया। तो यहां पर कश्मीर घाटी और ये जम्मू संभाग, दो क्षेत्र जो है वह कश्मीर जम्मू के साथ रह गया और एक बड़ा हिस्सा इसके क्षेत्रफल को, लद्दाख वाले क्षेत्रफल को भारत सरकार ने और भी बढ़ा दिया, लेकिन जनसंख्या यहां का कम है। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। यहां पर कहा गया कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके साथ असेंबली होगा, यानी कि विधानसभा का चुनाव होगा, लोग उन पर कौन शासन करेंगे उनको चुन सकते हैं, अपने जनप्रतिनिधि को, यानी कि मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद होगा। लेकिन यहां पर लद्दाख को यहां पर असेंबली नहीं दिया गया, ये अधिकार नहीं दिया गया। कहा गया कि आप यूनियन टेरिटरी है और आप पर केंद्र के द्वारा ही शासन किया जाएगा, ठीक जैसे चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है उस पर होता है, जैसे अंडमान निकोबार है, जैसे कि लक्षद्वीप है, ऐसे आप पर भी शासन होगा। यहां की कंडीशन को रखा गया दिल्ली और पुडुचेरी के जैसे, क्योंकि दिल्ली भी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री होते हैं, पुडुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन मुख्यमंत्री होते हैं। और यहां पर जिसमें जो भी स्टेट जो है अगर वो यूटी होता है तो वहां पर कौन होंगे, गवर्नर नहीं होंगे, एलजी होंगे, क्योंकि गवर्नर जो होते हैं उस राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे काम करते हैं, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। यहां पर यूटी में गवर्नर नहीं, एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जैसे कि दिल्ली में। बाद में क्या किया सरकार ने, अभी जब विधानसभा चुनाव होने वाला था जम्मू कश्मीर में, उससे ठीक पहले एक संशोधन लाया गया और उस संशोधन के माध्यम से जितना पावर दिल्ली के एलजी को है ठीक वैसा ही पावर जम्मू कश्मीर के भी एलजी को दे दिया, जो कि अभी मनोज सिन्हा, यानी कि मुख्यमंत्री के चपरासी से लेकर के सेक्रेटरी तक का ट्रांसफर वगैरह सब काम करना जो है वो एलजी करेंगे। ये इशू यहां तक तो था। अब कश्मीर भी डिमांड करता रहा है कि हमारे पास असेंबली तो है, यूटी है, लेकिन हमें चाहिए पूर्ण राज्य का दर्जा। ये कश्मीर का इशू यहां तक, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए लद्दाख के साथ। लद्दाख की कहानी चूंकि यहीं से जुड़ी हुई है, लद्दाख का डिमांड अलग है। लद्दाख ने कहा कि देखिए आपने हमें यूटी तो दिया, थैंक यू वेरी मच, लेकिन यूटी से हमारा काम चलेगा नहीं, हमें भी दीजिए पूर्ण राज्य का दर्जा, क्योंकि हमारे पास तो आपने असेंबली भी नहीं दिया है। दूसरी सबसे अहम बात, इसके अलावा लद्दाख का कहना है कि हमें छठी अनुसूची में भी शामिल कीजिए। छठी अनुसूची का क्या ये जिन है, उस पर आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। ये सब केंद्र सरकार, हालांकि एक बार लद्दाख से प्रॉमिस भी की थी केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले, और कहा गया था कि समय आने पर आपको कुछ अलग तरह के अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन देर लग रहा है और इस वजह से प्रदर्शन जारी है। खास करके वहां के देखेंगे साइंटिस्ट, पर्यावरणविद जो लगातार लद्दाख को बचाने की बात करते हैं, ट्राइबल्स ग्रुप को बचाने की बात करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं। सोनम वांगचुक, जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि अगर आपने 3 इडियट फिल्म देखा है तो आमिर खान का कैरेक्टर इन्हीं से प्रभावित रहा है, इसलिए लोग यहां पर सड़कों पर उतरे। सोनम वांगचुक साहब ने कहा कि जब तक लद्दाख की मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है तब तक भूख हड़ताल पर हम बैठेंगे, और ये भूख हड़ताल पर बैठे तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया आई स्टैंड विद सोनम वांगचुक, और पोस्टर घर से लेकर के बाहर निकल आए। लोगों का डिमांड यहां पर सबसे पहला यह है कि उनका कहना है कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, केंद्र शासित प्रदेश हम क्यों रहे, ट्राइबल्स ग्रुप हैं तो जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स और छोटा सा भाई सिक्किम है, हमारा भी दर्जा वही होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार इस बात को लेकर के अभी तक कोई भी शुरुआत इस टॉपिक पर नहीं की है बातचीत को लेकर के, और एक डिमांड ये, तो यहां पर एक आंदोलन इस चीज को लेकर के हो रहा है। कुछ और प्रमुख मांगे हैं जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वह होता है छठी अनुसूची। अब आते हैं छठी अनुसूची का समय आ चुका है, तो पूर्ण राज्य का दर्जा एक डिमांड हो गया। दूसरी मांग है कि लेह और कारगिल को अलग अलग लोकसभा सीट दी जाए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण एरिया इसका पड़ता है लद्दाख का वो है कारगिल और दूसरा है लेह, तो यहां पर अलग लोकसभा सीट देने की बात की गई, दूसरी मांग है। तीसरी मांग क्या है, छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा दी जाए। अब यहां पर डिबेट है, इस पर हम आएंगे। चौथी मांग है सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को शामिल किया जाए, यानी कि यहां पर वरीयता दिया जाए। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि डोमिसाइल की बात की गई है, डोमिसाइल पॉलिसी को सख्ती से वहां पर लागू किया जाए। क्यों? क्योंकि ट्राइबल्स ग्रुप हैं, जनजातीय लोग हैं, जल जंगल जमीन के लिए ये लड़ते आए हैं, तो ये वही डिमांड कर रहे हैं जो पूर्वोत्तर का डिमांड है। ठीक से, अब आइए, तो मुख्य रूप से ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहां पर किस बात को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, 6th शेड्यूल, छठी अनुसूची।
चलिए अब जरा पॉलिटी में आपको ले चलता हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में 12 अनुसूची कुल मिलाकर के है। लद्दाख का क्या कहना है कि हमें जो है आप 12 अनुसूची में एक अनुसूची है, छठी अनुसूची, उसमें शामिल कर दीजिए। जब संविधान के अंतर्गत कुछ चीजों को चर्चा करेंगे तो छठी अनुसूची का चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में है, इस बात को समझिए। आर्टिकल 244 और 275, ये जो संविधान का ये दोनों अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में इसको लेकर के चर्चा किया गया है। इसके भी अगर थोड़े से और डिटेल में जाएं तो सब क्लॉज 2 और 275 का सब क्लॉज 1, तो यहां पर ये बातें की गई है छठी अनुसूची की। अब इसके तहत क्या फायदे हैं, मतलब ये तो समझें कि छठी अनुसूची में आना चाहते हैं तो छठी अनुसूची है क्या, और आ जाएंगे तो आपको लाभ क्या मिलेगा, मतलब लद्दाख को लाभ क्या मिलेगा। देखिए छठी अनुसूची क्या कहता है कि कुछ विशेष तरह की सुविधाएं देता है। किसको ये सुविधाएं देता है? जो कि ट्राइबल्स ग्रुप है, यानी कि जनजातीय समूह जहां पर अधिक जनसंख्या में है। तो जनजातीय समूह को लेकर के मैंने पहले कहा कि जल, जंगल, जमीन, ये 3 चीजों के लिए मरते हैं, यानी कि अपने अधिकार की बात करते हैं, अपने रीति रिवाज को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, अपनी विरासत की रक्षा करना चाहते हैं। छठी अनुसूची ये सेफ गार्ड देता है ट्राइबल्स को कि आप इन चीजों की रक्षा कर सकते हैं। और ये कैसे देता है? तो विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों को में कुछ विशेष प्रावधान करके, ठीक है। और इसके तहत 4 ही राज्य हैं। ये 4 राज्य मैंने जैसा कि आपसे कहा, अगर भारत के मैप पर हम चर्चा करें तो जरा चलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में जो 4 राज्य हैं, ये 7 सिस्टर्स और ये सिक्किम, ये 8 पड़ता है पूरा यहां पर। लेकिन इस 4 में देखेंगे सबसे पहला नाम आता है असम का, जोड़ते चलिएगा। तो एक हो गया आपका असम, दूसरा नाम आता है मेघालय, तो मेघालय यहां पर है, देखिए यहां पर छोटा थोड़ा पिक दिखेगा लेकिन यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। तो दूसरा मेघालय। तीसरा आता है त्रिपुरा, देखिए त्रिपुरा में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, सातों के सातों एकदम बांग्लादेश के अंदर घुसे होंगे, तो ये तीसरा हो गया। और चौथा इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो यहां पर है मिजोरम के पास, और मिजोरम जो है म्यांमार से टच करता हुआ यहां पर स्टेट है। तो ये 4 जगह जो है, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट को छठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। और इस चारों स्टेट पर नजर डालेंगे तो यहां पर जनजातीय ग्रुप्स हैं, ट्राइबल्स ग्रुप हैं। तो जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त परिषदों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया, यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यहां हो सकते हैं। इसको शॉर्ट में कहा जाता है ADC, ठीक है। तो यही बात लद्दाख भी कर रहा है। लद्दाख कुछ और नहीं मांग रहा है, लद्दाख यही कह रहा है कि छठी अनुसूची और छठी अनुसूची के ये जो अनुच्छेद हैं, ये जो अनुच्छेद हैं जो छठी अनुसूची को पुष्ट करता है 244 और 275, इसके तहत हमें वही दर्जा दीजिए जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को दे रहे हैं। उसके ट्राइबल्स ग्रुप को स्वायत्त परिषद की स्थापना करने की बात दे रहे हैं, जो रीति रिवाज, अधिकार, संस्कृति और विरासत की रक्षा ट्राइबल्स कर सकते हैं। विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों में कुछ विशेष प्रावधान करके वो हमें भी दे दीजिए। अब ये छठी अनुसूची का भूत कहां से आया था? दरअसल एक कमिटी बना था और ये कमिटी का नाम था बारडोलाई। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है, यूपीएससी का प्रिपरेशन या पीसीएस का करते हैं, तो बारडोलाई कमेटी के विषय में छठी अनुसूची पढ़ते हुए आप जरूर पढ़े होंगे। दरअसल बारडोलाई कमेटी ने एक सिफारिश किया था, इन्हीं का ये रिकमेंडेशन था कि एक अलग से शेड्यूल होना चाहिए जिसके अंतर्गत कुछ राज्य में जहां पर ट्राइबल्स ग्रुप की संख्या ज्यादा है उनको विशेष तरह के अधिकार मिलने चाहिए थे। और यही बात जो है सोनम वांगचुक भी कह रहे हैं, और यही बात केंद्र सरकार नहीं पूरा कर रही है। इसीलिए ये सारा आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन का नहीं है। ये आंदोलन पिछले 5 वर्ष से चल रहा है, यानी कि 2019 में जब यूटी बना लद्दाख, तब से ही लद्दाख के लोगों ने कहा केंद्र सरकार को थैंक यू, लेकिन कहा कि आपने ये अधूरा काम कर दिया। आपने हमें यूटी का दर्जा तो दिया पर हमें 6 शेड्यूल में कहां शामिल किया। हालांकि गाहे बगाहे केंद्र सरकार अपने तरफ से यह प्रॉमिस करती रही है कि हम जो है छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले भी ये बातें की गई थी, लेकिन नहीं हुआ और अभी तक नहीं हुआ। तो लद्दाख के लोगों को लगता है कि सरकार हमें अनदेखा कर रही है, क्योंकि जनसंख्या में हम कब है, हमारी जरूरतों पर केंद्र सरकार नहीं ध्यान दे रही है। इस देश के लोगों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच
पहुंच रही है। और इस वजह से आखिरी रास्ता बचता है आंदोलन का, और खास करके आंदोलन में जब ये जेन जी शामिल हो जाए तो निश्चित तौर पर कहीं भी आंदोलन आपको देखने को मिलेगा, एक पैटर्न फॉलो करता हुआ आंदोलन आएगा कि पैटर्न ये होता है कि हिंसात्मक गतिविधि हो जाती है। पैटर्न ये होता है कि जो सरकारी विभाग हैं, जो सरकारी ऑफिसर हैं, पुलिस हैं, इससे ये टकराते हैं, ये जेन जी जनरेशन। और वही लद्दाख में आज देखने को मिला है। सीधे तौर पर ये पुलिस से टकरा गए, सीधे तौर पर जो है सरकारी विभाग के अफसरों से टकराए, आगजनी हुई, हिंसा होती गई। और इन सब का प्रभाव ये हुआ कि सोनम वांगचुक ने अपने ट्विटर से कुछ जो है आह्वान किया है, और इन्होंने कहा है कि जो आज घटना हुआ है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। दरअसल वहां पर चूंकि भूख हड़ताल ये कर रहे थे कई दिनों से, भूख हड़ताल के बाद कई और लोग इनके साथ थे, उनकी तबीयत लगातार खराब होती चली गई, प्रशासन के द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो कुल मिलाकर के देखेंगे सोशल मीडिया का जमाना है, अफवाह तेजी से फैलता और अफवाह फैला कि ये लोग जो अस्पताल गए हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है। फिर क्या था, जो जेन जी जनरेशन है, नए तौर के बाल बच्चे हैं, वो तुरंत से तेजी से गुस्सा में आए और प्रशासन से सीधे तौर पर टकराव हुआ। फिर इन्होंने इन सब चीजों को लेकर के घोषणा किया, कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई है, भूख हड़ताल भी इनका खत्म हो गया। अब क्या क्या इन्होंने कहा, एक नजर में इन बातों को समझ लेते हैं। देखिए, आज हमारे अनशन के 15वें दिन मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि लेह शहर में व्यापक हिंसा और तोड़फोड़ हुई है। फिर किस तरह से आगे चीज चला है, इन्होंने इसको कहा है और आह्वान किया है कि लेह में पूर्णबंद की जो घोषणा वगैरह की गई है, इन सब से किस तरह से ये दुखी हैं। और ये भी आह्वान किया गया है कि जो युवा, हजारों युवा बाहर आए हैं, उनके समर्थक हैं, जो ये जनरेशन है जेन जी क्रांति, ये पिछले 5 साल से जो है वो बेरोजगार है, नौकरियों से इन्हें वंचित किया जा रहा है। और इन्होंने कहा कि मैं हमेशा कह रहा हूं कि सामाजिक अशांति का नुक्शा है युवाओं को बेरोजगार रखना और उनको लोकतांत्रिक अधिकारों से दूर रखना। तो यहां पर ये सारी बातें कहते हुए हालांकि इन्होंने जेन जी से ये भी अनुरोध किया है कि आप हिंसा को खत्म कर लीजिए, और मैं लद्दाख की युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि वह हिंसा के इस रास्ते पर ना चले, क्योंकि हमारे 5 साल की जो मेहनत है उसको बेकार कर देगा। शांतिपूर्ण तरीके से काम करें, और ये सरकार से भी चाहते हैं कि सरकार शांति से उनका संदेश सुने। वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार के साथ एक बेहतर संवाद हो सके, उसी रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। ये सारी बातें इन्होंने यहाँ लिखते हुए कहा। हिंसा और आगजनी के बाद लेह के डीएम ने बीएनएस की धारा, जो कि भारतीय न्याय संहिता की बात करेंगे, बीएनएस, क्योंकि अब नया यहाँ पर आईपीसी तो अब चलता नहीं है, तो इसका जो सेक्शन है 163 ये लागू कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर, जिसके तहत 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने, बिना अनुमति के जुलूस निकालने तथा सार्वजनिक शांति भंग करने के बयानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले धारा 144 लगता था आईपीसी के अकॉर्डिंग, तो अब बीएनएस के अंतर्गत 163 में यही मामला है। तो वही चीजें वहां के डीएम ने यहां पर किया है। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है कि ये आंदोलन आगे तो बढ़ चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन देश के अन्य राज्यों में भी फैलेगा? क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से कई विरोधी पार्टियां जेन जी को लेकर के लगातार आह्वान कर रही है। नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा के हैं राहुल गांधी जी, वो भी लगातार डिमांड करते रहे, जेन जी को संबोधित करते रहे कि आने वाले समय में जेन जी जो है वो सत्ता संभालेंगे, वो इस देश को नया दशा और दिशा देंगे। और देखिए, समय के साथ ये देखा जाता है कि जो भी पार्टी सरकार में रहे, कहीं ना कहीं चाहे किसी भी दल की सरकार हो, लोग असंतुष्ट होते ही हैं। और असंतुष्टि का तरीका यदि हिंसात्मक तरीके से निकाल लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय क्षति ही होगी, जैसा कि नेपाल में हुआ, जैसा कि श्रीलंका में और बांग्लादेश में हुआ। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि लद्दाख का ये हिंसा भारत के अन्य क्षेत्रों में क्या पहुंच सकता है, या फिर इसे समय के साथ रोका जाना चाहिए? क्या आप ये मानते हैं कि लद्दाख के लोगों को भी जिस तरह से पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छठी अनुसूची में शामिल किया गया, क्या लद्दाख को भी शामिल कर दिया जाए? वहां के ट्राइबल्स ग्रुप की सुरक्षा हो सके, अधिकारों की रक्षा की जा सके, और साथ ही लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सके। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज पारी समाप्ति की घोषणा यहीं पर की जाती है। थैंक यू वेरी मच।